हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द एसटी क्लासेस। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं कंप्यूटर फंडामेंटल का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। ये टॉपिक जेकेएसएसबी, एसएससी, सीयूईटी, एनआईई, एलआईटी, बैंकिंग, एफएए, ऑलमोस्ट हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। और ऑनेस्टली बोलूँ ना, अगर आपने जनरेशन प्रॉपरली समझ लिया तो कंप्यूटर का पूरा एवोल्यूशन आपके दिमाग में क्लियर हो जाएगा। कंप्यूटर रूम साइज मशीन से स्मार्टफोन और एआई तक कैसे पहुंचा, ये पूरी हिस्ट्री जो है वो आज के इस लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं। तो ज़रा सा भी वीडियो को स्किप मत करना और पूरा देखना। गारंटी है यहाँ से अगर क्वेश्चन ना कहीं भी एग्जाम में दिखता है ना, तो आप उस क्वेश्चन को कभी गलत नहीं कर पाओगे। और इसमें हम किस किस चीज़ों की बात करेंगे, कंप्यूटर कितना फास्ट हुआ, कौन सी मेमोरी यूज़ होती थी, कौन सी लैंग्वेज आई, और एग्ज़ाम में कहाँ ट्रैप लगता है। ये सारे हम जो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं ना, उनको डिस्कस करेंगे। और एंड तक आपको एक ऐसी ट्रिक मिलेगी जिससे आप पूरी 5 जनरेशन 10 सेकंड में याद कर लोगे। सबसे पहले समझते हैं कंप्यूटर जनरेशन का एक्चुअल मतलब क्या होता है। देखो दोस्तों, जनरेशन का मतलब होता है कंप्यूटर डेवलपमेंट का एक एरा या फेस। जैसे ह्यूमंस की जनरेशन होती है, ग्रैंड पेरेंट्स, पेरेंट्स, करंट जनरेशन, वैसे ही कंप्यूटर की भी टाइम के साथ इवॉल्व हुए। अब इंपॉर्टेंट बात यह है, कंप्यूटर जनरेशन को क्लासिफाई किस बेसिस पे किया जाता है। टेक्नोलॉजी के बेसिस पे ही हम कंप्यूटर को अलग अलग जनरेशन में क्लासिफाई करते हैं। और फर्स्ट जनरेशन में जो कंप्यूटर की टेक्नोलॉजी यूज़ होती है वो वैक्यूम ट्यूब्स है, सेकंड में ट्रांजिस्टर, थर्ड में आईसीज, फोर्थ में माइक्रो प्रोसेसर, और फिफ्थ में आपके एआई एंड यूएलएसआई यूज़ होता है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम ट्रैप, कुछ दोस्त सोचते हैं कि जनरेशन साइज के बेसिस पे होता है। ये गलत है। कौन सी टेक्नोलॉजी किस कंप्यूटर में यूज़ हो रही है, उसी के बेसिस पे उनके जनरेशन आए। एग्जाम्पल की बात करते हैं तो अगर किसी कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब यूज़ हो रही है ना, तो चाहे वो साइज़ जो भी हो उसका, वो फर्स्ट जनरेशन ही होगा। अब ईयर्स भी याद कर लो। फर्स्ट जनरेशन 1940 से 1956, सेकंड जनरेशन 1956 से 1963, थर्ड जनरेशन 1964 से 1971, फोर्थ जनरेशन 1971 से प्रेजेंट तक, और फिफ्थ जनरेशन प्रेजेंट से फ्यूचर। निमोनिक्स याद करना आपको, तो निमोनिक्स रख सकते हो, वी टिम ए आई करके, वहाँ पे आपका स्टैंड कर जाएगा। वी वैक्यूम, टी ट्रांजिस्टर, इंटीग्रेटेड सर्किट, माइक्रो प्रोसेसर एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो जाती है। देखो, जैसे जैसे जनरेशन आती गई वैसे वैसे आपका जो कंप्यूटर है वो 10 टाइम फास्टर हुआ, 10 टाइम स्मॉलर हुआ, और 10 टाइम ही वो क्या होता गया, चीपर होता गया। इसी वजह से आज पॉकेट में जो स्मार्टफोन है ना, वो आ पा रहा है, क्योंकि वो जनरेशन का ही कमाल है। बात करते हैं फर्स्ट जनरेशन की। अब आते हैं फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर पर। टाइम पीरियड जो रहता है इसका 1940 से 1956 का, और इस जनरेशन की बैकबोन थी वैक्यूम ट्यूब्स। अब वैक्यूम ट्यूब्स क्या होती है या क्या थी ये वैक्यूम ट्यूब्स, सिंपल लैंग्वेज में बताएं तो ये एक ग्लास ट्यूब होती थी जो इलेक्ट्रिक करंट को कंट्रोल करती थी, बिल्कुल स्विच की तरह। लेकिन उस टाइम के कंप्यूटर आप देख सकते हो, पूरे कमरे जितने बड़े होते थे। आजकल का आप स्मार्टफोन आप हाथ में पकड़ लेते हो, लेकिन अगर उस ज़माने की बात करें तो उस ज़माने का कंप्यूटर एक जितना बड़ा साइज़ कमरे का होता है, बिल्कुल उतने बड़े साइज़ के थे। सबसे फेमस एग्जांपल रहती है एनियाक की। एनियाक की फुल फॉर्म कई बार एग्जाम में पूछी जाती है, तो याद रखना, एनियाक स्टैंड करता है इलेक्ट्रॉनिकल न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर के लिए। बनाया किसने था? ये यूनिवर्सिटी ऑफ पेनिसिल्वेनिया में बना था। और इसके कुछ शॉकिंग स्टैट भी सुन लो। 30 टन वेट था इसका, 18,000 वैक्यूम ट्यूब्स इसके अंदर लगाई गई थी, बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी का कंजप्शन करता था और पूरा हॉल भर देता था। मतलब कि इतना ज़्यादा हीट ये प्रोड्यूस करता था कि एसी लगाने पड़ते थे रूम में इसको ठंडा करने के लिए। और ट्यूब्स फ्रीक्वेंटली फ्यूज़ भी हो जाती थी, बिल्कुल बल्ब की तरह। और ऑपरेटर का ज़्यादातर जो काम था वो ट्यूब को रिप्लेसमेंट करने पे चला जाता था, रेदर देन कंप्यूटर की कैलकुलेशन करने में। वहीं पे अगर हम बात करते हैं तो यूनिवैक फर्स्ट जो था आपका, ये दुनिया का फर्स्ट कमर्शियल कंप्यूटर था। कमर्शियल का मतलब होता है मार्केट और बिजनेस यूज़ के लिए अवेलेबल होना। और इंटरेस्टिंगली 1951 में यूएस इलेक्शन प्रेडिक्शन के लिए भी ये यूज़ हुआ था, ये भी याद रखना। अब स्पीड देखो, फर्स्ट जनरेशन की स्पीड मिली सेकेंड में होती थी। आज का कंप्यूटर नैनो सेकेंड और पिको सेकेंड में काम करता है। डिफरेंस इमेजिन कर लेना। अब देखते हैं फर्स्ट जनरेशन की इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या है। सबसे पहले मेमोरी की। फर्स्ट जनरेशन में यूज़ होती थी मैग्नेटिक ड्रम मेमोरी। ये एक रोटेटिंग ड्रम होता था जिसके ऊपर मैग्नेटिक कोटिंग होती थी। अगर हम कैपेसिटी की बात करते हैं तो सिर्फ फ्यू केबीज में आती थी। आजकल का हमारा जो फ़ोन है वो एक फ़ोटो क्लिक करते ही कुछ एमबी का जो इमेज है वो जनरेट कर देता है, लेकिन यहाँ पे आप मेमोरी देख रहे हो कुछ केबीज में थी। इनपुट आउटपुट कहाँ से मिलता था? पंच कार्ड यूज़ किए जाते थे, यानी कि पेपर कार्ड में होल पंच किए जाते थे। कंप्यूटर उन होल्स को रीड करता था और आउटपुट प्रिंटर्स में आती थी आपके पेपर के थ्रू। अगर हम बात करते हैं, ये सारा का सारा प्रोसेस बहुत स्लो था।
अब सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। फर्स्ट जनरेशन में सिर्फ मशीन लैंग्वेज यूज़ होती थी। मशीन लैंग्वेज मतलब बाइनरीज में वो पढ़ती थी, वंस एंड जीरोस में उसकी फीडबैक वो लेता था, इनपुट एक्सेप्ट करता था। इमेजिन करो प्रोग्रामर को वो पूरा कोड बाइनरी में लिखना पड़ता था, और इसी वजह से प्रोग्रामिंग जो थी ना उस समय बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट थी। असेंबली लैंग्वेज अभी तक एग्जिस्ट नहीं करती थी, और ये एग्जाम का फेवरेट ट्रैप भी है। फर्स्ट जनरेशन में असेंबली लैंग्वेज नहीं थी, मशीन लैंग्वेज थी, वंस एंड जीरोस में ही इनपुट देने पड़ती थी। अब रिलायबिलिटी की बात करें तो बहुत ही लो था, वैक्यूम ट्यूब फ्रीक्वेंटली बर्न होती थी, और पावर कंजप्शन एक्सट्रीमली हाई थी। एनैक अगर आप बात करते हो तो वो 150 किलो वाट तक पावर जो है वो कंज्यूम कर जाता था। ये इतनी पावर होती है कि आजकल के 100 प्लस घर जो है ना वो यूज़ कर सकते हैं, इतनी पावर वो अकेला लेता था कंप्यूटर। तो इतना ज़्यादा मतलब कॉस्ट और इतनी ज़्यादा अनरिलायबिलिटी के चक्कर में सिर्फ कारखाने यूनिवर्सिटीज़ वही अफोर्ड करवाते थे इस टाइप के कंप्यूटर को। ह्यूज साइज़, ह्यूज हीट, ह्यूज कॉस्ट, लो रिलायबिलिटी, लो स्पीड, ये थी आपकी फर्स्ट जनरेशन, अगर मैं आसान भाषा में बोलूँ तो। अब आते हैं कुछ PYQs में। विच इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट वाज यूज्ड इन द फर्स्ट जनरेशन। वीडियो को पास करो, थोड़ा सा समय लो और इनको सॉल्व करने की कोशिश करो। यहाँ आ जाएगा आपका वैक्यूम ट्यूब्स। इनैक स्टैंड क्या करता है, डायरेक्ट फुल फॉर्म पूछी गई है। इनैक जो स्टैंड करता है वो है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर, ठीक है। विच मेमोरी डिवाइस वाज प्राइमरली यूज्ड इन फर्स्ट जनरेशन। तो मैग्नेटिक ड्रम मेमोरी जो थी वो यूज़ होती थी आपके फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर्स में। अब स्टार्ट होती है कंप्यूटर रेवोल्यूशन की रियल बिगनिंग, सेकंड जनरेशन ऑफ द कंप्यूटर। टाइम पीरियड रहता है 1956 से लेकर 1963 तक, और यहाँ सबसे बड़ा चेंज क्या हुआ, वैक्यूम ट्यूब को रिप्लेस कर दिया गया। सोच सकते हो किसके द्वारा रिप्लेस किया गया, कौन आएगा यहाँ पे, वो है आपके ट्रांजिस्टर्स। और ये इन्वेंशन कंप्यूटर हिस्ट्री का टर्निंग पॉइंट माना जाता है। अब ट्रांजिस्टर होता क्या है, सिंपल लैंग्वेज में ये एक टाइनी सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है। बिल्कुल आप बोल सकते हो स्विच और एम्पलीफाई की तरह काम करता है। अगर वैक्यूम ट्यूब का स्मार्टर और छोटा वर्जन देखो तो वो आपको ट्रांजिस्टर देखने को मिलेगा। साइज में बहुत छोटा होता है, हीट कम करता है, पावर भी कंजप्शन भी कम करता है, स्पीड जो है इसकी काफ़ी ज़्यादा होती है वैक्यूम ट्यूब से, और रिलायबिलिटी बहुत ही अच्छी मानी जाती है, देखी जाती है आपके। अब अगर इन्वेंटर की बात करते हैं ट्रांजिस्टर के, तो ट्रांजिस्टर इन्वेंट हुआ था 1947 में बेल लैब में, ठीक है। और यहाँ पे जो क्रेडिट जाता है वो 3 साइंटिस्ट को जाता है, विलियम शॉकले, जॉन बार्डिन और वाल्टर व्रेटेन को। इन तीनों को नोबेल प्राइज़ भी मिला था फिजिक्स में 1956 में। अब इम्पॉर्टेंट अगर बात करते हैं हम एग्जांपल्स की, तो इसमें एग्जांपल रहती है आपकी IBM 1401, IBM 7094, CDC 1604, यूनिवैक 1108, हनीवेल 400। IBM 1404 जो है ना उसके कुछ फैक्ट्स सुन लो। ये बिजनेस पेरोल और बिलिंग के लिए यूज़ करते थे इसको। यानी अब कंप्यूटर सिर्फ मिलिट्री या रिसर्च तक लिमिट नहीं रहे, कमर्शियल बिजनेस वर्ल्ड में भी एंटर कर गए थे जब सेकंड जनरेशन हमारी आई थी। और स्पीड अब देख सकते हो मिली सेकेंड से स्पीड आपकी इंप्रूव होकर किस में आ गई है, माइक्रो सेकेंड में आ गई है सेकंड जनरेशन में। यानी कि 1000 टाइम्स क्या हो गई, स्पीड फास्टर हो गई है फर्स्ट जनरेशन के मुकाबले। अब देखते हैं सेकंड जनरेशन की इंपॉर्टेंट फीचर। सबसे पहले मेमोरी की बात करते हैं। सेकंड जनरेशन में यूज हुई मैग्नेटिक कोर मेमोरी, और इंपॉर्टेंट बात ये रैंडम असेस और नॉन वोलेटाइल मेमोरी थी। नॉन वोलेटाइल मतलब पावर ऑफ होने पर भी डाटा सेफ। एग्जाम में कंपैरिजन पूछा जाता है, फर्स्ट जनरेशन में मैग्नेटिक ड्रम और सेकंड जनरेशन में मैग्नेटिक कोर। अब इनपुट आउटपुट सिस्टम इंप्रूव हुआ, पंच कार्ड अभी भी यूज़ होते थे, लेकिन मैग्नेटिक टेप्स भी आ गई थी मार्केट में। डाटा स्टोरेज और ट्रांसफ़र फास्टर हो गया। अब सबसे रेवोल्यूशनरी इंप्रूवमेंट हमें जो देखने को मिलती है वो इसकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में देखने को मिलती है। सेकंड जनरेशन में असेंबली लैंग्वेज इंट्रोड्यूस हुई, निमोनिक्स यूज़ होते थे जैसे कि ऐड, MOV, SUB। प्रोग्रामर की लाइफ जो है ना आप बोल सकते हो थोड़ी सी ईजी हो गई थी मशीन लैंग्वेज के कंपैरिजन में। और इसी जनरेशन में फर्स्ट हाई लेवल लैंग्वेज भी आई थी, जैसे आपकी फोर्ट्रॉन हो गई, ठीक है, कोबाल होगी, अल्गोल होगी। फोर्ट्रॉन की फुल फॉर्म रहती है फार्मूला ट्रांसलेशन, डेवलप बाय IBM जॉन वेकर्स के लीडरशिप में 1950। ये फर्स्ट साइंटिफिक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी। और कोबाल की बात करें तो कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, ग्रेस हॉपर इसका इंपॉर्टेंट नाम है। आज भी बैंकिंग सिस्टम में कोबाल यूज़ होती है, यानी ओल्ड लैंग्वेज होने के बावजूद भी अभी भी हम उसको जिंदा रखे हुए हैं, ये चीज़ याद रखना। अब एग्जाम ट्रैप सुन लो। फोर्ट्रॉन फर्स्ट हाई लेवल लैंग्वेज थी, लेकिन फर्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं थी। और असेंबली लैंग्वेज सेकंड जनरेशन में यूज़ होती है, फर्स्ट में यूज़ नहीं होती। रिलायबिलिटी की बात करें ना तो फर्स्ट जनरेशन से काफ़ी ज़्यादा बेहतर थी, क्योंकि ट्रांजिस्टर आपके इतनी जल्दी फेल नहीं होते एज कम्पेयर टू वैक्यूम ट्यूब्स जो गर्मी से क्या हो रहे थे, बर्न आउट हो रहे थे। अब चलते हैं स्लाइड नंबर 8 पे, जो हमारे PYQs हैं। द ट्रांजिस्टर वाज इन्वेंटेड इन विच लेबोरेटरी।
तो ट्रांजिस्टर को बेल लैब्स में इन्वेंट किया गया था। फोरट्रॉन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वाज इंट्रोड्यूस्ड इन विच ईयर? 1957 में। विच मेमोरी डिवाइस वाज प्राइमरली यूज्ड इन द सेकंड जनरेशन कंप्यूटर? तो मैग्नेटिक कोड। सेकंड जनरेशन को अगर मैं क्विक रिवाइज करवाऊँ आपको, तो टेक्नोलॉजी में ट्रांजिस्टर, मेमोरी में मैग्नेटिक कोर मेमोरी, लैंग्वेज में असेंबली फोरट्रॉन कोबाल, स्पीड में माइक्रो सेकेंड्स और एग्जाम्पल में IBM 1401 को याद रखना। अब आते हैं थर्ड जनरेशन पर। टाइम पीरियड की बात करें तो 1964 से लेकर 1971, और इस जनरेशन की टेक्नोलॉजी थी आईसीस, इंटीग्रेटेड सर्किट्स। अब ये आईसीस होता क्या है? सिंपल लैंग्वेज में बहुत सारे ट्रांजिस्टर, रजिस्टर्स और कैपेसिटर को एक ही सिलिकॉन चिप पर फिट कर दिया गया। यही मॉडर्न चिप बिगनिंग थी और इसी को हम बोल सकते हैं ये क्या है? आईसीस है। अब सोचो, सेकंड जनरेशन में हर ट्रांजिस्टर अलग अलग लगता था। थर्ड जनरेशन में मल्टीपल कंपोनेंट एक ही चिप के अंदर आ गए, तो रिजल्ट क्या होगा? साइज और छोटा, स्पीड और फास्ट, हीट उससे भी ज़्यादा कम और रिलायबिलिटी बहुत 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 ज़्यादा बेहतर होती गई इस जनरेशन में। आईसीस इन्वेंशन का क्रेडिट मेनली जाता है आपके जैक किल्बी को, जो टेक्सास इंस्ट्रूमेंट से बिलोंग करते थे। रॉबर्ट नॉइस ने भी इंडिपेंडेंटली आईसीस डेवलप किया था, लेकिन नोबेल प्राइज में जैक किल्बी को मिला था फिजिक्स में 2000 में। ये एग्जाम ट्रैप है, याद रखना। अब आईसीस के टाइप की बात करते हैं तो एसएसआई और एमएसआई, दो टाइप के आईसीस हमारे पास आते हैं। स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन एसएसआई एंड मीडियम स्केल इंटीग्रेशन आपके एमएसआई, यानी कि एक चिप में डजन्स से 100 ऑफ ट्रांजिस्टर्स जो है ना वो देखने को मिलेंगे। एग्जाम्पल की बात करते हैं तो एग्जाम्पल हमारे पास रहते हैं IBM सिस्टम 360, IBM सिस्टम 370, PDP-8, PDP-11, ICL 2900 सीरीज, ये आपकी रहती है एग्जाम्पल में। IBM सिस्टम /360 कंप्यूटर हिस्ट्री का रेवोल्यूशनरी प्रोजेक्ट था। ऐसा क्यों? इसको रेवोल्यूशनरी प्रोजेक्ट क्यों बोला गया? क्योंकि पहली बार एक स्केलेबल फैमिली ऑफ कंप्यूटर बनी, स्मॉल बिजनेस से लेकर लार्ज ऑर्गेनाइजेशन तक सेम आर्किटेक्चर यूज। अब देखते हैं थर्ड जनरेशन के कुछ फीचर्स की। मेमोरी की बात करते हैं तो इम्प्रूव मैग्नेटिक कोर मेमोरी यूज़ हुई, साथ में अर्ली सेमीकंडक्टर मेमोरी चिप भी आने लगी, यानी मॉडर्न रैम का स्टार्टिंग फेज था ये। इंपॉर्टेंट लैंग्वेज की बात करते हैं तो इसमें हमें जो लैंग्वेज देखने को मिलती है वो आती है आपकी बेसिक, डेवलप इन 1964 एट द डारमाउथ कॉलेज बाय कैमिने एंड कर्ट्स। एग्जाम में ईयर एंड फाउंडर्स दोनों पूछ सकते हैं, तो इनको नोट कर लेना। अब थर्ड जनरेशन का सबसे इंपॉर्टेंट इनोवेशन था क्या? टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। इसका मतलब होता है कि मल्टीपल यूज़र एक ही कंप्यूटर को साइमल्टेनियसली यूज़ कर सकते थे। इसी जनरेशन में मल्टी प्रोग्रामिंग कीबोर्ड और मॉनिटर पॉपुलर होने लगे, यानी कि पंच कार्ड का एरा धीरे धीरे खत्म होने लगा। अब कंप्यूटर इंटरेक्टिव बन रहे थे। PDP-8 को फर्स्ट मास प्रोड्यूस मिनी कंप्यूटर भी कहा जाता है। ये कंपैरेटिवली अफोर्डेबल था, इसी वजह से यूनिवर्सिटीज़ और लैब्स में वाइडली यूज़ हुआ इसका। चलो अब थर्ड जनरेशन के PYQ को सॉल्व करते हैं। जैक किल्बी रिसीव द नोबेल प्राइज इन फिजिक्स 2000 फॉर इन्वेंटिंग व्हाट? तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा आईसीस, इंटीग्रेटेड सर्किट। IBM सिस्टम /360 बिलोंग्स टू विच जनरेशन? तो आपका आ जाएगा थर्ड जनरेशन। बेसिक लैंग्वेज इंट्रोड्यूस इन 1964। अगर हम पूरा समराइज करें थर्ड जनरेशन को, तो टेक्नोलॉजी कौन सी यूज़ होती थी? आईसीस, स्पीड नैनो सेकेंड्स में, मेमोरी इंप्रूव मैग्नेटिक कोर्स, लैंग्वेज बेसिक पास्कल, इनोवेशन टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। एग्जांपल में IBM सिस्टम /360। ये सारे आपके थर्ड जनरेशन के फीचर्स हैं इन शॉर्ट में। अब हम एंटर करते हैं हमारे मॉडर्न कंप्यूटिंग एरा में, जिसको फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर बोला जाता है। और ऑनेस्टली आज जो कंप्यूटर, लैपटॉप, स्मार्टफोन हम सब यूज़ कर रहे हैं ना, ये मोस्टली फोर्थ जनरेशन कैटेगरी में ही आते हैं। टाइम पीरियड्स की बात करो तो 1971 से लेकर अब तक। अब सबसे इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी जो थी इसके अंदर वो थी माइक्रो प्रोसेसर, और यहाँ यूज़ हुआ था VLSI, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, यानी कि एक सिंगल चिप के अंदर थाउजेंड्स से मिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर फिट कर दिए गए थे। 1971 में इंटेल ने दुनिया का फर्स्ट कमर्शियल प्रोसेसर लॉन्च किया, इंटेल 4004। इंटेल 4004 ओरिजिनली कैलकुलेटर के लिए डिज़ाइन हुआ था, लेकिन उसने पूरी कंप्यूटिंग वर्ल्ड जो था ना वो चेंज कर दी थी। अब कंप्यूटर का साइज और रिड्यूस हो गया, पहली बार पर्सनल कंप्यूटर पॉसिबल हुए। इसी जनरेशन में IBM PC, एप्पल मैकिन्टॉश, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ पॉपुलर हुए, और ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस भी इसी एरा में पॉपुलर हुआ। अब देखो मूर्स लॉ क्या है। मूर्स लॉ 1965 में गॉर्डन मूर ने ये बोला कि अप्रॉक्सीमेटली हर 2 साल के बाद चिप पर जो ट्रांजिस्टर काउंट जो होगा ना वो डबल होता जाएगा। अब देखते हैं फोर्थ जनरेशन की मेजर फीचर्स। सबसे पहले मेमोरी की बात करते हैं। अब कंप्यूटर शिफ्ट हो गया सेमीकंडक्टर, रैम और रोम पर।
हार्ड डिस्क ड्राइव भी कॉमन होने लगे, लेटर सीडी रोम्स आ गए, डीवीडीज आ गए, फ्लैश ड्राइव आ गए, एसएसडीज आ गए, सब इसी जनरेशन का पार्ट है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का एक्सप्लोजन हुआ। इंपॉर्टेंट लैंग्वेज जो हमें देखने को मिली इस जनरेशन के अंदर वो थी आपकी सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन, एसक्यूएल और जावास्क्रिप्ट। सी लैंग्वेज जो स्पेशली बहुत इंपॉर्टेंट थी इस जनरेशन के अंदर, जिसको डेवलप करा था डेनिस रिचर ने। ये भी बेल लैब्स में डेवलप हुई थी 1972 में। आज भी ऑपरेटिंग सिस्टम और एम्बेडेड सिस्टम में ये आपकी लैंग्वेज यूज होती है, सी लैंग्वेज। इसी जनरेशन में ऑपरेटिंग सिस्टम पावरफुल बने। यूनिक्स, विंडो, लाइनेक्स, मैक ओएस और एंड्रॉयड सब 4 जनरेशन ओएस है। और दोस्तों इंटरनेट का रेवोल्यूशन भी इसी जनरेशन में ही हुआ था। वर्ल्ड वाइड वेब टिम बर्नर्स-ली ने 1991 में इन्वेंट किया था। ईमेल, वेबसाइट, सोशल मीडिया और मल्टीटास्किंग भी कॉमन हो गई थी। अब एक कंप्यूटर मल्टीपल प्रोग्राम साइमल्टेनियसली रन कर सकता था, यानी कि आप म्यूजिक भी चला सकते थे, ब्राउजिंग भी कर सकते थे और डॉक्यूमेंट भी पढ़ सकते थे। इसी जनरेशन में लैपटॉप, टैबलेट और स्मार्टफोन आए। अब एग्जाम ट्रैप देखो क्या है। 4th जनरेशन ऑफिशियली स्टार्ट हुई थी 1971 में इंटेल 4004 के साथ, ना कि IBM PC 9081 के साथ। याद रखना 4th जनरेशन से जुड़े हुए कुछ PYQs हैं, इनको फटाफट से सॉल्व करो। इंटेल 4004 रिलीज कब हुआ था? 1971 में। VLSI स्टैंड क्या करता है? वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। और बात करते हैं 4th जनरेशन प्राइमरली यूज करती थी विच टाइप ऑफ मेमोरी? सेमीकंडक्टर, रैम और रोम। क्विक अगर हम बात करते हैं रिवीजन की 4th जनरेशन की, तो टेक्नोलॉजी माइक्रो प्रोसेसर प्लस VLSI, मेमोरी रैम और रोम, लैंग्वेज सी, जावा, पाइथन, एग्जांपल IBM PC, इंटेल 4004। इनोवेशन की बात करते हैं तो इंटरनेट, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, स्मार्टफोन, ये सब इसी के पार्ट है 4th जनरेशन के। बात करते हैं 5th जनरेशन की। ये प्रेजेंट और फ्यूचर जनरेशन है और इसका कोर कंसेप्ट है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यानी ऐसे कंप्यूटर जो लर्न कर सकते हैं, रीजन कर सकते हैं, डिसीजन ले सकते हैं और ह्यूमन लैंग्वेज समझ सकते हैं। अब टेक्नोलॉजी ULSI पर शिफ्ट हो गई थी अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन के ऊपर, यानी बिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर ऑन अल्ट्रा स्मॉल चिप। लेकिन सिर्फ हार्डवेयर इंपॉर्टेंट नहीं है, रियल फोकस है AI प्लस मशीन लर्निंग प्लस न्यूरल नेटवर्क। तो NLP का मतलब होता है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, यानी कंप्यूटर ह्यूमन लैंग्वेज समझे, इंग्लिश, हिंदी, वॉइस कमांड, हर चीज़ उसको आनी चाहिए। ये आती है आपकी NLP में। जैसे IBM वाटसन, AlphaGo, ChatGPT, सेल्फ ड्राइविंग कार, ये सारी ह्यूमन कमांड को समझते हैं और उसके प्रति क्या करते हैं? रिएक्शन करते हैं। ये सारे 5th जनरेशन की टेक्नोलॉजीज हैं। और अगर हम ChatGPT की बात करते हैं तो जनरेटिव AI है, रेवोल्यूशनर का मेजर एग्जांपल आप अभी भी देखते हो, डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। अब कंप्यूटर सिर्फ कैलकुलेशन नहीं करते, वो कंटेंट लिखते हैं, इमेज बनाते हैं, कोडिंग करते हैं, कन्वर्सेशन करते हैं। इसी जनरेशन में क्वांटम कंप्यूटिंग भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्वांटम कंप्यूटिंग बाइनरी बिट्स की जगह क्यू बिट्स यूज़ करती है। पोटेंशियली अनइमेजिनेबल स्पीड आपको मिलती है इससे। 5वीं जनरेशन आपकी अभी चल रही है, ये कंप्लीटेड नहीं हुई है, यानी हम करंटली 4th और 5th जनरेशन के ट्रांजिशन फेज में हैं। अब देखते हैं 5th जनरेशन की इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या हैं। सबसे पहले मेमोरी की बात करते हैं। आज के मॉडर्न कंप्यूटर्स में ह्यूज रैम, अल्ट्रा फास्ट SSDs, क्लाउड स्टोरेज और NVMe टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है। अर्ली जनरेशन KB और MB का काम करती थी, आज स्टोरेज TB और पेटाबाइट्स तक पहुंच चुकी है। और स्पीड मॉडर्न NVMe SSDs अराउंड 7000 MB पर सेकेंड तक रीड कर सकते हैं। अगर हम लैंग्वेज की बात करते हैं तो 1st जनरेशन में एक्सेप्शनली आपकी AI, 5th जनरेशन में स्पेशली AI ओरिएंटेड लैंग्वेज इंपॉर्टेंट है। प्रोलॉन्ग, लिस्प, पाइथन, R, जूलिया। प्रोलॉन्ग का फुल फॉर्म रहता है प्रोग्रामिंग लॉजिक। ये AI रीजनिंग एक्सपर्ट सिस्टम में यूज़ होती है। लिस्प, लीस्ट प्रोसेसिंग, जॉन मैकार्टी ने डेवलप की थी। कई डिकेड्स तक ये AI की मोस्ट इंपॉर्टेंट लैंग्वेज रही। अब क्वांटम कंप्यूटिंग क्या है? ट्रेडिशनल कंप्यूटर बिट्स यूज़ किया करते थे, 0 या फिर 1। क्वांटम कंप्यूटर्स क्यूबिट यूज़ करते हैं, यानी कि एक क्यूबिट साइमल्टेनियसली मल्टीपल स्टेट्स में एग्जिस्ट कर सकता है। इसी वजह से क्वांटम कंप्यूटर्स थियोरेटिकली बहुत पावरफुल है। और सबसे एक्साइटिंग पॉइंट, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, यानी कंप्यूटर ह्यूमन लैंग्वेज समझ सकता है और जनरेट कर सकते हैं, जैसे गूगल असिस्टेंट, सीरी, एलेक्सा, ChatGPT। अब मशीन और ह्यूमन इंटरेक्शन नेचुरल होता जा रहा है। चलिए 5th जनरेशन से जुड़े हुए कुछ PYQs को देखते हैं। 5th जनरेशन प्राइमरली बेस्ड ऑन व्हाट? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। Which programming language is associated with AI? Prolong. ULSI stands for Ultra Large Scale Integration. और 5th जनरेशन को हम रिवीजन में समराइज करें तो टेक्नोलॉजी AI प्लस ULSI, लैंग्वेज प्रोलॉन्ग, लिस्प, पाइथन, फीचर्स में NLP, मशीन लर्निंग, क्वांटम कंप्यूटिंग, एग्जांपल में ChatGPT, IBM, वाटसन और AlphaGo, ये आ जाते हैं आपके। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड्स, इन्वेंटर
और माइलस्टोन्स को लेकर। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इन्वेंटर डायरेक्टली पूछे जाते हैं। सबसे पहले जॉन मैकुले और जे प्रेस्पर इकर्ट, ये एनयाक के क्रिएटर थे। एनयाक फर्स्ट जनरेशन का फेमस कंप्यूटर था। नेक्स्ट जॉन वॉन न्यूमन, इन्होंने स्टोर्ड प्रोग्राम कंसेप्ट दिया था। आज भी मॉडर्न कंप्यूटर लार्जली वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर फॉलो करते हैं। सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं आपको बताऊं, इंस्ट्रक्शन और डाटा सेम मेमोरी में स्टोर होते हैं। अब ट्रांजिस्टर इन्वेंटर्स की बात करते हैं तो विलियम शॉकले, जॉन वार्डिन, वाल्टर विटेन, इन्होंने बेल लैब्स के अंदर 1947 में ट्रांजिस्टर का आविष्कार किया था। नोबेल प्राइज़ भी मिला था इनको 1956 में। और अब इंटीग्रेटेड सर्किट की बात करते हैं तो जॉन किल्वी, टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर नोबेल प्राइज़ मिला था 2000 में। रॉबर्ट नाइस ने भी इंडिपेंडेंटली आईसी इन्वेंट किया था और लेटर इंटेल को फाउंडर की। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी आते हैं हमारे गॉर्डन मूरे। इन्होंने मूरेज ला दिया कि ट्रांजिस्टर जो है हर 2 साल के बाद अप्रॉक्सीमेटली क्या होते जाएंगे, डबल्स होते जाएंगे। और फाइनली टेड हॉफ, इंटेल 4004 माइक्रो प्रोसेसर जो डिज़ाइन करा था वो टेड हॉफ ने करा था। फोर्थ जनरेशन की बिगिनिंग, अब एक लेजेंडरी नेम याद रखना, ग्रेस होपर का। कोवल लैंग्वेज जो है ना वो इनसे एसोसिएटेड है और डिबगिंग टर्म भी उन्हीं से फेमस हुई। अब मेमोरी एवोल्यूशन समझते हैं। ये स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज जनरेशन और मेमोरी डिवाइस डायरेक्टली लिंक्ड है। फर्स्ट जनरेशन में मैग्नेटिक ड्रम मेमोरी, रोटेटिंग सिलेंडर, वेरी स्लो, फ्यू केबी स्टोरेज। सेकंड जनरेशन में मैग्नेटिक कोर मेमोरी, टाइनी फ्रेट रिंग्स, रैंडम एसेस, मोर रिलायबल। और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि अपोलो 11 मून मिशन में जो कंप्यूटर यूज़ हुआ था ना, उसमें जो मेमोरी यूज़ हुई थी मैग्नेटिक कोर मेमोरी यूज़ हुई थी। थर्ड जनरेशन इम्प्रूव मैग्नेटिक कोर प्लस अर्ली सेमीकंडक्टर मेमोरी चिप्स, यानी मॉडर्न मेमोरीज का स्टार्टिंग फेज आप बोल सकते हैं उनको। फोर्थ जनरेशन में सेमीकंडक्टर, रैम, रोम डोमिनेट करने लगे। हार्ड डिस्क, सीडीज, डीवीडीज, एसएसडीज सब इसी जनरेशन में आई। और फिफ्थ जनरेशन में अल्ट्रा फास्ट एसएसडीज, क्लाउड स्टोरेज, मैसिव डाटा सेंटर्स। आज हम फिजिकल स्टोरेज से क्लाउड बेस्ड स्टोरेज की तरफ मूव कर चुके हैं पूरी तरह से। गूगल ड्राइव, वन ड्राइव, आई क्लाउड ऑल आर एग्जाम्पल ऑफ दिस क्लाउड स्टोरेज। अब एक शॉकिंग कंपैरिजन, ओल्ड मैग्नेटिक ड्रम की जो स्पीड थी वो रहती थी अराउंड 50 केबी पर सेकेंड और मॉडर्न NVMe SSDs की स्पीड जो रहती है वो 7000 MB पर सेकेंड रहती है। तो डिफरेंस यहाँ देख सकते हो, लाख गुना ज़्यादा फास्टर है। इसी वजह से आप बोल सकते हो कि ये क्या है, आपके मॉडर्न कंप्यूटर्स लाइटनिंग फास्ट है। अब देखते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का एवोल्यूशन। ये एग्जाम में भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। फर्स्ट जनरेशन में मशीन लैंग्वेज थी, सिर्फ जीरोज और वन ही समझती थी और इसको मतलब प्रोग्रामिंग भी 0 1 में लिखनी पड़ती थी, काफ़ी डिफिकल्ट था ये। सेकंड जनरेशन असेंबली लैंग्वेज है, इसमें ऐड, कुछ नोमैनिक्स यूज़ होने लगे, ऐड, MOV, SUB। साथ में फोर्ट्रॉन, कोबाल, एल्गोल, ये भी आप बोल सकते हो यूज़। फोर्ट्रॉन साइंटिफिक वर्क के लिए, कोबाल आपके बिजनेस वर्क के लिए यूज़ की जाती थी सेकंड जनरेशन के साथ ही। थर्ड जनरेशन की बात करते हैं तो बेसिक, पास्कल और इम्प्रूव्ड फोर्ट्रॉन ये यूज़ होने लगी। ऑपरेटिंग सिस्टम और टाइम शेयरिंग सपोर्ट जो थी इसकी वो भी इम्प्रूव होने लगी। फोर्थ जनरेशन की बात करते हैं तो मॉडर्न प्रोग्रामिंग एकदम से बूम हो गई आपकी। लैंग्वेज सी शार्प, आपकी जावा, पाइथन, SQL, जावास्क्रिप्ट, ये लैंग्वेज आने लगी। इंटरनेट और सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री इसी जनरेशन में एक्सप्लोड हुई। फिफ्थ जनरेशन में AI ओरिएंटेड लैंग्वेज जैसे प्रोलॉन्ग, लिस्प, पाइथन, R, ये आपकी लैंग्वेज फिफ्थ जनरेशन में काफ़ी ज़्यादा मतलब आप देखने को मिलती है आपको। जैसे आप चैट GPT से बात करते हो। अब एक सुपर इंपॉर्टेंट एग्जाम ट्रिक याद रखना, यहाँ पे दी हुई है मैंने। फर्स्ट जनरेशन असेंबली लैंग्वेज, सेकंड जनरेशन बेसिक पास्कल, थर्ड जनरेशन सी, जावा, पाइथन, फोर्थ जनरेशन प्रोलॉन्ग, लिस्प और फिफ्थ जनरेशन आपकी AI बेस्ड लैंग्वेज। बात करते हैं कुछ PYs क्यूज की। हु कॉइन्ड द टर्म डिबगिंग एंड एसोसिएटेड विद कोबाल? तो ग्रेस होपर साहब। विच प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वाज इंट्रोड्यूस इन द फर्स्ट जनरेशन? मशीन लैंग्वेज। फोर्ट्रॉन स्टैंड क्या करता है? फार्मूला ट्रांसलेशन। अब हम देखते हैं कंप्यूटर हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट टाइमलाइंस। ये ईयर्स डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जाते हैं। 1943 में कोलोसस, वर्ल्ड का फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक प्रोग्रामेबल कंप्यूटर, यूके में वर्ल्ड वॉर 2 कोड ब्रेकिंग के लिए यूज हुआ। 1946 में इनैक पूरी तरह से बन चुका था। फर्स्ट जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था ये फर्स्ट जनरेशन की ऑफिशियल बिगनिंग मानी जाती है। 1947 में ट्रांजिस्टर इन्वेंटेड हुए बेल लैब्स के अंदर, शॉकली, वार्डिन और वटेन की बदौलत। 1951 में यूनिवैक 1 फर्स्ट कमर्शियल कंप्यूटर आया। 1956 में IBM 305 रैमैक, वर्ल्ड का फर्स्ट कमर्शियल हार्ड डिस्क ड्राइव
और शॉकिंगली सिर्फ 5 MB स्टोरेज का था और इसका वेट 1 टन का था। आज एक फ़ोटो भी 5 MB से बड़ी होती है, तो आप समझ सकते हो ये स्टार्टिंग दौर का कंप्यूटर। 1957 फोर्ट्रन रिलीज़ हुई, फर्स्ट कमर्शियली सक्सेसफुल हाई लैंग्वेज थी ये। 1958 में आईसीज इन्वेंटेड हुए जैक केल्वी के द्वारा। 1964 में IBM सिस्टम 360 थर्ड जनरेशन बिगन हुई और बेसिक लैंग्वेज भी इसी ईयर इंट्रोड्यूस हुई थी। 1971 में इंटेल आपका 4004 माइक्रो प्रोसेसर जो है फोर्थ जनरेशन का ऑफिशियली बिगन हुआ। 1981 में IBM PC लॉन्च हुआ। पर्सनल कंप्यूटर रेवोल्यूशन था वो स्टार्ट हुआ था इस दौरान। ठीक है, तो ये आप कुछ फैक्ट्स थे जो डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं। मॉडर्न कंप्यूटिंग माइलस्टोन्स भी देख लेते हैं। 1984 में एप्पल मैकिन्टोश फर्स्ट सक्सेसफुल GUI बेस्ड कंप्यूटर फॉर मास मार्केटिंग। GUI का मतलब होता है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, जो आप देख रहे हो फ़ोन के ऊपर जो आपको दिख रहे हैं ग्राफिक्स वो। 1985 में माइक्रोसॉफ्ट विंडो 1.0 रिलीज़ हुआ और धीरे धीरे ये विंडो दुनिया का मोस्ट पॉपुलर OS बन गया। 1991 में वर्ल्ड वाइड वेब इन्वेंटेड बाय टिम बर्नर्स-ली एट सर्न, यहाँ से इंटरनेट पब्लिक यूज़ के लिए एक्सप्लोर हुआ। इसी साल लिनक्स कर्नल रिलीज़ हुआ लिनस टॉरवाल्ड्स ने। ओपन सोर्स रेवोल्यूशन स्टार्ट हो गई। 1995 में जावा लैंग्वेज रिलीज़ हुई, राइट वंस रन एनीवेयर कंसेप्ट फेमस हुआ। 2007 में एप्पल आईफोन लॉन्च हुआ। मॉडर्न स्मार्टफोन रेवोल्यूशन जो था वो यहाँ से आपका शुरू हो गया। कंप्यूटर आप पॉकेट में आ गया, आप ऐसा बोल सकते हो। 2012 में डीप लर्निंग ब्रेक थ्रू हुई, न्यूरल नेटवर्क सडनली एक्सट्रीमली पावरफुल हो गया। AI सिस्टम इमेज रिकॉग्निशन में ह्यूमंस को बीट करने लग गए। 2022 में ChatGPT लॉन्च हुआ, जनरेटिव AI मेन स्ट्रीम हो गई। आज AI कंटेंट लिख रहा है, इमेज बना रहा है, कोडिंग कर रहा है और 2023 में एप्पल M3 चिप 19 बिलियन ट्रांजिस्टर्स की, कंपेयर कर लो 4004 की चिप जो 2300 ट्रांजिस्टर्स की बनी थी और आज की एप्पल की M3 चिप में 19 बिलियन ट्रांजिस्टर्स देखने को मिलते हैं। ये है टेक्नोलॉजी का रियल एवोल्यूशन। यहाँ पे मैंने पूरा समराइज़ कर दिया जो कुछ मैंने बताया। आप इसको एंड पॉइंट्स पे देख सकते हो, एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये हमने सब कुछ पढ़ लिया इतना सा, ठीक है। कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पे भी है। तो ये था हमारा जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। कैसा लगा आपको इसका, हमें ज़रूर कमेंट में सेक्शन में लिख के बता दीजिएगा। ये PYQ हैं, ये आपके लिए सॉल्व करने के लिए रखे गए हैं। आप इनका सही उत्तर कमेंट सेक्शन में लिखो, ठीक है। तो ये कुछ नुमानिक्स हैं, अगर आपको अच्छे लगते हैं तो इस तरह से आप इन नुमानिक्स को अपने दिमाग में रख के लर्न कर सकते हो कंसेप्ट को अच्छी तरीके से। ये आपका 1 पेज रिवीजन है, जितना भी हमने कुछ पढ़ा उसका मेन क्रक्स इसी पेज पे समराइज़ हुआ है। यहाँ से आप अपने नोट्स बना सकते हो, अपने हिसाब से उसको कस्टमाइज़ कर सकते हो। ये आपके लास्ट स्लाइड है इस लेक्चर की, यहाँ से आप इसका सही उत्तर जो होगा वो हमें कमेंट में ज़रूर लिख दीजिएगा। ये था आपका लेक्चर नंबर 2, ये जनरेशन ऑफ कंप्यूटर से था। अब लेक्चर नंबर 3 हम लेके आएंगे हार्डवेयर इनपुट, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से, ठीक है। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, मिलते हैं अगले लेक्चर में।